बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे सबसे पहले आज आसिफ साहब और मुस्तफी साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि पहली बार वक्फ के सिलसिले में इतना बड़ा मजमा आपने इकट्ठा किया, उसके लिए आपको सैल्यूट कि हमने आज तक देखा है 10 साल में जिस तरीके से आसिफ साहब और मुस्तफी साहब ने इस महफिल को सजाया है। आने वाला वक्त अगर आप आगे रहेंगे तो इंशाअल्लाह आसिफ साहब जो वक्त की बर्बादी हो रही है उसको रोकने का काम आप करेंगे। बहरहाल मेरा जो मौजू है एक अलग इशू पे है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्री कैसी बनाई जाएगी। काफी सारे इशू हो रहे कि दस्तावेज नहीं है, तो दस्तावेज कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी बात है, एक इनाम कमीशन था बना हुआ था रेस्ट ऑफ द मराठवाड़ा में मुंतकी बना था और बाकी के इलाके में इनाम कमीशन बना था। ब्रिटिशों ने 1950 के बाद बनाया था। वो बनाने की वजह ये थी उनको कि उनको उससे टैक्सेस लेना था, लेकिन आज के तारीख में उसका सही इस्तेमाल हमारे इनाम प्रॉपर्टी वर्क प्रॉपर्टी के लिए सही काम में आ रहा। इनाम कमीशन जब बना उसके पहले बादशाह लोगों ने सनद बनाई। उस सनद का इस्तेमाल करके इनाम कमीशन में अदालत लगाकर पूरे महाराष्ट्र के और बाकी इंडिया के प्रॉपर्टी को एक एडिनेशन बनाया, रिकॉर्ड बनाया। हर गांव का रिकॉर्ड है उसके अंदर इनाम प्रॉपर्टी जब आती है तो उस प्रॉपर्टी के अंदर मुस्लिम की आती, हिंदू की आती, क्रिश्चियन की आती, कुलकर्णी वतन आता, तो ये सब आपके सामने मौजूद है। तो इसलिए वो लैंड एलिनेशन हर गांव का आपके पास रहना चाहिए और वो मिलने की जगह है पुणे के अंदर आर्कोलॉजी या तो पूरा अभिलेखागार। उसके बाद आती एलिनेशन के बाद आपका रेवेन्यू रिपोर्ट आता है 7/12, गांव नंबर 3, गैजेट। तो ये डॉक्यूमेंट को सीरीज में लाया जाता है। हुआ ये है कि जब 7/12 का कॉन्सेप्ट आ गया तो उस कॉन्सेप्ट में ये हुआ कि उस वक्त उस दरगाह मस्जिद कब्रिस्तान का नाम लिखने के बजाय उधर उस मुत्तवल्ली का नाम लिखा गया और उससे जो गड़बड़ी शुरू हो गई जो आज तक चल रही है कि मुत्तवल्ली सोच रहा है कि मेरे बाप की प्रॉपर्टी, जबकि वो आपकी नहीं है। ये प्रॉपर्टी उम्मत की प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है और वो इसलिए दी गई है कि उम्मत के हर मसले को, बेवा को, यतीम को, अपाहिज लोगों को कैसी मदद की जाए, उसके एजुकेशन में मदद की जाए। तो खिदमत मार्च और मदद मार्च ये दोनों कॉन्सेप्ट पुराने जमाने से चलते आने के बावजूद भी हमारे गिरेबान में हमें झांक के देखना पड़ेगा कि हमने क्या किया। हम गैरों पे उंगली उठाना बंद कीजिए, अपने गिरेबान में जाते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर्टी कैसी बचेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्री सबसे इम्पोर्टेंट अहम जरूरी चीज है कि आपके सभी मस्जिद कब्रिस्तान ईदगाह के पास ये चाहिए। आज के तारीख में जो उम्मीद पोर्टल आ गया उसके लिए ये सबसे जरूरी चीज है। 29 मई 2025 को वक्फ बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया। किसको पता है? कितने लोगों को पता है? आप बोल दीजिए कितने लोगों को पता है। देखिए 4 लोग पता है, मतलब हम कितने पीछे हैं। 29 मई 2025 में आया हुआ नोटिफिकेशन आज तक हमें पता नहीं है। तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जितने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो पोर्टल पे डालने के लिए कलेक्टर, तहसीलदार और एसडीएम इन्होंने रजिस्ट्रेशन या तो गैजेट देके उसको 7/12 पे चढ़ाना। और 2016 का GR जो देवेंद्र फडणवीस ने निकाला था, 2022 में निकाला, 2018 में निकाला, किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। किसके लिए निकाला उन्होंने? आज तक उस चीजों पे किसी ने गौर नहीं किया। तो हमें ये काम करना है। बयान तो हम बहुत सुन चुके, थक गए बयान सुन के, अभी अमल करना सीखो। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हमारी प्रॉपर्टी हम नहीं बचा पाएंगे। रही बात, सबसे अहम बात बोलूंगा आपको मैं, बुरा लगेगा लोगों को, लगने तो कोई दिक्कत नहीं है। हक की बात, सच्ची बात करने में किसी को डरने की जरूरत नहीं। सबसे अहम बात है कि हमारा वक्फ बोर्ड आज क्या कर रहा है। कितने लोग वक्फ बोर्ड से खुश है?
मुझे लगता कोई महफिल भी एक भी नहीं रहेगा। है कोई खुश? किसने बनाया वो बोर्ड? संचर कमेटी ने जब उसको रिकमेंड किया 2002 में वो बोर्ड बना, 1 जनवरी 1996 में वक्फ एक्ट अमल में आया। इसके बावजूद 2025 तक उस एक्ट को अभी तक सही ढंग से अमल नहीं किया। और हमारा जो वो बोर्ड बना 2002 से, वो अपने आप को बाप समझता है हमारा। आज के तारीख में कोई भी वर्क बोर्ड में स्टाफ हो, सीईओ हो, ना परमानेंट सीईओ दिया गया, ना वर्क बोर्ड के मेंबर है, चेयरमैन है। ये लोग क्या करते हैं आज वहां बैठ के? हमारे वर्क फंड से पैसा इकट्ठा करके मौज मस्ती करते रहते और हर बात, हर मीटिंग, हर एजेंडा छुपा रखते हो, जबकि ये आपके सामने पेश करना चाहिए। आज हमने मीटिंग में तय किया, लेकिन आपने सवाल नहीं उठाया। आपको सवाल उठा करना पड़ेगा। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, आपको जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि आज हम पूरे महाराष्ट्र में देख रहे हैं, आज का मौजूदा वर्क बोर्ड 4 प्रॉपर्टी, नासिक की प्रॉपर्टी आपको पता है नहीं पता है? दुधारी मस्जिद कितनी पुरानी है, उसको नॉन ऑफ किया। एक मस्जिद को नॉन की वर्क कर रहे हैं। ये वर्क बोर्ड उसने बनाए, वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया कि नॉन वर्क करने के लिए बनाया? एक सवाल आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अपने हक के लिए मांगो, हमें हक मांगने के लिए है। मुसलमान हाथ फैलाता नहीं, मुसलमान हाथ दान देता है। जब ज़कात, सदका, फितरा जब देता है तो हम हाथ क्यों फैले? अल्लाह ताला ने इतनी प्रॉपर्टी दी है। महाराष्ट्र के अंदर ऑन रिकॉर्ड 96,000 प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे पास 1,25,000 वर्क प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है। उसमें से अगर 25% में प्रॉपर्टी आप अपने हाथ में लेंगे, उसके एजुकेशन, उसके अस्पताल, उसके अंदर डेवलपमेंट आप अगर करेंगे, तो कोई भी मुसलमान रास्ते में नहीं देखेगा। हमारे मस्जिदों के सामने बुरखे में बेवा बैठी है, मस्जिदों के दरवाजे में बुरखे की औरतें बैठने के लिए नहीं है। ये समझना चाहिए। हमारे मस्जिदों के दरवाजे में जो भी आएगा उसको मदद करने के लिए बैठे रहे हो। और आज हालत क्या है? हर मस्जिद के सामने लाइन लगी हुई है और हम क्या कर रहे हैं? खामोशी से चल रहे। तो हमारा फर्ज बनता है, जो हमारे मुत्तवली है उनका फर्ज क्या है? मुत्तवली का मतलब क्या है आज तक समझे लोगों ने? ट्रस्टी का मतलब क्या है? तो लोगों ने उनके ऊपर भरोसा दिलाया, आप अच्छा काम करेंगे, उम्मत के लिए काम करेंगे। लेकिन आज के मुत्तवली जो बने हुए हैं, उन मुत्तवली ने क्या किया? अगर डेटा निकालूं, आप हैरान हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ये बड़ी बात है। अभी इस वक्फ बोर्ड में क्या चल रहा है मैं आपको बता दूं। आसिफ साहब, बहुत जरूरी बात है आज का वक्फ बोर्ड जो चल रहा है। आज मुसाफिर खाना जो 1923 में बना, जिसके अंदर मस्जिद है, आज भी उस मुसाफिर खाने में नमाज होती है, उसको 2000 अप्रैल में 9 अप्रैल को नॉन ऑफ करता है वो बोर्ड। आप खामोश है सब। नासिक की मस्जिद, दुधारी मस्जिद, उसको नॉन ऑफ किया, सब खामोश। साबुत सिद्दीकी ट्रस्ट, उसको नॉन ऑफ किया, सब खामोश। नूर हॉस्पिटल बॉम्बे का, उसको नॉन ऑफ किया। जो वक्फ बना चुके हैं, जिसने जो आपको वक्फ कर दिया, इनको किसने हक दिया कि तुम नॉन ऑफ करने वाले कौन होते हो? तो ये सवाल आपको करना पड़ेगा। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो सवाल कौन करेगा? आज के तारीख में वक्फ बोर्ड के अंदर आप जब ये सवाल कर रहे हैं और उसके बाद आसिफ साहब, चारों ऑर्डर पे हमने स्टे आया है, चारों ऑर्डर पे। ये आपको करना पड़ेगा। इसलिए मेरे दुश्मन बन चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पीछे उन्होंने दुनिया भर की कोशिशें कर रहे हैं। मेरे साथ जो काम करते हैं उनको वो नौकरी से निकाल रहे हैं। आप सोचो, हमारे साथ जो उठते बैठते ताल्लुकात, जितने सलीमुल्लाह के ताल्लुकात में, उसको नौकरी से निकालो। आप ये 3 वाकया हो गए इसमें। जो लोग अच्छा काम करते हैं तो हमें उन पे सवाल करना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि इस वक्फ बोर्ड को डिसॉल्व करो। आप अगर साथ देते, आसिफ साहब, अगर आप साथ देते तो हम एक यहाँ से रेजोल्यूशन पास करेंगे और सीएम को देंगे कि आप मौजूदा वक्फ बोर्ड को डिसॉल्व किया जाए।
अगर अभी जोन नहीं होता, सब बिक चुके हैं, मेंबर बिक चुका है, सीईओ बिक चुका है, चेयरमैन बिक चुका है, सब पैसे के खातिर काम कर रहे हैं और हम खामोश। कब तक रहेंगे हम खामोश? जुल्म तो करने वाले नहीं कर रहे, हमारे लोग अपने से जुल्म कर रहे हैं और हम इल्जाम दे रहे गैरों को। तो आज के तारीख में वक्फ बोर्ड ने नया एक सिस्टम शुरू किया है, वक्फ फंड। वक्फ फंड कब से देना है? कितने ट्रस्टियों ने वक्फ फंड दिया? कितने ट्रस्टियों ने वक्फ फंड दिया सर? कोई 2% लेता, कोई 5% लेता, कोई 7% लेता। क्योंकि वक्फ बोर्ड चलाने के लिए वक्फ फंड चाहिए। मतलब हमारे आमदनी से लेंगे, जब हमारा काम ही नहीं करे, हमें सर्विस नहीं दे रहे, तो हम एक ऐलान करते हैं कि वक्फ फंड देना बंद करो। नो सर्विस, नो वक्फ फंड। जब तक आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, वक्फ फंड नहीं देंगे। रजिस्ट्रेशन को जाओ, अनलिमिटेड टाइम, चेंज रिपोर्ट अनलिमिटेड टाइम, 69 स्कीम अनलिमिटेड टाइम, नो टाइम टेबल। 5 साल, 10 साल, 20 साल, वो आदमी परेशान हो गया। और आपका पहला एप्लीकेशन जब जाता है चेंज रिपोर्ट का या 69 का, आप बाहर नहीं निकलते जब तक अपन को पता चलता है कि वो ऑब्जेक्शन था। ये हालत है हमारी, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। कब निकलेंगे हम? जब आप सवाल करेंगे और एहतियात होकर सवाल करो। अकेले में आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। मैंने एक डिप्टी सेक्रेटरी को परसों बोल के आया हूं, 22 तारीख का उनको अल्टीमेटम दिया था मैंने, अगर इन लोगों को काम पे नहीं लिया तो मैं मालेगांव के महफिल में एक ऐलान कर दूंगा कि वो बोर्ड टोटली करप्ट हो चुका है। क्योंकि जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आज इसके पहले बताते कि एम्प्लॉयज नहीं हमारे पास, आज के तारीख में 210 एम्प्लॉयज है, तो सर्विस कितनी मिल रही है आपको? 210 एम्प्लॉयज रहने के बावजूद हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, कितना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तुम्हारे ऑफिस में रहता है? आपको सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके वक्फ फंड से उनको तनख्वाह जाती है। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो सवाल कौन करेगा? क्योंकि आप वक्फ फंड दे रहे हैं। बड़े मुश्किल से कोई जगह में मस्जिद को मैनेज किया जा रहा है, फंड नहीं है, किस तरीके से वो हैंडल करते हैं, वो इमाम का पगार, मौजन का पगार, लाइट बिल पगार, इसी के बारे में तो वो सोचते नहीं, सिर्फ वक्फ फंड चाहिए। और टारगेट बना रहे, टारगेट कि इतना वक्फ फंड हमें इस साल कलेक्ट करेंगे। वक्फ फंड का करेंगे क्या भाई? आज तक कितने बेवाओं को तुमने आज तक मदद की? वक्फ का असली कॉन्सेप्ट है कि मदद करना। किसको किया आज तक? कितने बेवाओं को आज तक इन्होंने पेंशन दी? नहीं दी। तो हमारा जो फर्ज बनता है वो हमें करना है। हम अपना काम करते रहेंगे, कामयाबी देने का काम अल्लाह का है। हम इसमें हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, कभी भी निगेटिव नहीं सोचेंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचते जाएंगे, अल्लाह ताला आपको सुन में जरूर कामयाबी देगा। लेकिन कंटिन्यूशन फॉलो करना है, ये आपको करना है। और अपने मोहल्ले से शुरू करो। बिल्कुल दिल्ली में क्या हो रहा है, बॉम्बे में क्या हो रहा है मत देखिए, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में जो लोग हैं उनके पास के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको मदद कीजिए या उनको समझाइए कि आने वाला वक्त जिस तरीके से माहौल बन रहा है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको अगर सीधा करना है तो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को सीधा करना है। अगर हम ये नहीं करते तो इल्जाम दूसरों को मत दीजिए। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? कुछ ट्रस्टी, कुछ वक्फ माफिया और वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के जो स्टाफ है, बिहाइंड द डोर उनको डोर नौकरी भी लगाया हुआ है। बिहाइंड द डोर ये समझ लीजिए। वामसी वेबसाइट जब बनी, 10 साल वामसी वेबसाइट का काम चला। वामसी वेबसाइट में 5 आदमी जब वक्फ बोर्ड में थे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से, उन्होंने वापसी का काम नहीं करवाया, अपना खुद का काम करवाया। लोगों को पता ही नहीं, अवेयरनेस नहीं, क्योंकि आपके लिए लोगों को बिठाया, वो लोग दूसरा ही काम कर रहे हैं। आप जब भी जाते हो, कितने लोगों के चेहरे पे हंसी आई थी जब आपने कुछ काम बोला? आप बताइए, आपको लगता है क्यों मुसीबत बोली, क्यों आएगा? तो ये चीजें 2002 से वो बोर्ड जब इस्टेब्लिश हुआ, तो
चैरिटी कमीशन में जितना भी रिकॉर्ड था, जितना भी था, पूरा चला गया वो बोर्ड। अब वो बोर्ड जाने के बाद उधर था चैरिटी कमीशन में जितने भी वो रजिस्टर है उसको डीम रजिस्टर करना चाहिए सेक्शन 43 में, सो मोटो करना चाहिए। इन्होंने क्या प्रोसीजर नहीं, एप्लीकेशन करो, 2800 रुपए भरो, फिर टाइम ले लेंगे। तो वह बोर्ड बना था इसलिए जो ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी रजिस्टर है तो उसको दोबारा एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने का लोगों को परेशान करने का। तो ये चैरिटी कमीशन का रिकॉर्ड हमारे पास चाहिए, शेड्यूल हमारे पास चाहिए, वो नहीं है क्योंकि उन्होंने दिया है, तो हमें वो कोशिश करके निकालना चाहिए। तो वर्क बोर्ड को जब तक आप जितना भी चल रहा है, देखिए क्या करना है, सेंटर क्या कर रहा है, स्टेट क्या करना, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा वर्क बोर्ड क्या कर रहा है ये इम्पोर्टेंट है। आपका सुप्रीडेंट है, हाँ, सबसे पहली बात यह है कि वर्क बोर्ड की मिल्कियत 1 इंच भी नहीं है, ये समझ लीजिए। वर्क बोर्ड की कोई भी मिल्कियत नहीं है, वर्क बोर्ड हमारा सुप्रीडेंट है, उसको कोई राइट्स नहीं होती है वो अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम पे करने की। वो प्रॉपर्टी उसी की है जिसे दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान की है, ईदगाह की है। तो जो फैलाया वर्क बोर्ड की प्रॉपर्टी, कोई वर्क बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं, उसी तंजीम की प्रॉपर्टी, उसकी इदारे की प्रॉपर्टी है। तो ये हमें ख्याल में रखना चाहिए कि बाबा ये एक्चुअली है क्या। अभी सेक्शन 40 निकाल दिया, वकील साहब कहेंगे मुझे खुशी है वो सेक्शन 40 निकाल दिया, क्योंकि उसकी असलियत ये है कि जब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड कलेक्टर, तहसील या एसडीएम उस रेवेन्यू रिकॉर्ड पे, सिटी सर्वे पे, 7/12 पे वो मेंशन नहीं करता कि वो प्रॉपर्टी इस कब्रिस्तान की है, मस्जिद की है, जब तक वो भी डिक्लेयर नहीं होती। लेकिन हंगामा क्या किया, वो बोर्ड जिस पे उंगली रखेगा वो बोर्ड की प्रॉपर्टी बनती है। अरे वो बोर्ड की प्रॉपर्टी से बनी कैसे? और जब तक वो रिपोर्ट नहीं मिलता, वो बोर्ड भी नहीं कुछ करता, तो वो बोर्ड जब करने जाता तो 4 साल लगा था। तो उसे बेहतर है, कलेक्टर ने ऑलरेडी तुम्हारे रेवेन्यू रिकॉर्ड पे मेंशन किया है तो इमीडिएटली वो डिक्लेयर होता है। कुछ चीजें हैं अमेंडमेंट में, जैसा कि सबसे बड़ा इशू है लिमिटेशन एक्ट, जो लिमिटेशन एक्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो रिलीजियस प्रॉपर्टी जो हिंदू एंडोमेंट एक्ट में अगर वो नहीं है तो वहां वक्त में क्यों है। कुछ बुनियादी बातें हैं कि जिसके पास इंक्रोचमेंट रहेगा तो अगर 12 साल उधर रहेगा तो उसकी हो जाएंगी, तो ये रिलीज प्रॉपर्टी हो सकती, क्योंकि उसका मालिक अलग अलग है। तो देने वाला और लेने वाला दोनों की तो सहमति चाहिए, या देने वाला लेने वाले की सुबह है, लेकिन देने वाला अल्लाह का सिग्नेचर लाएंगे। जिसने सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन दिया था वंस वक्त वाले वजह, ये तो क्लियर कट आपके सामने आना चाहिए, साफ सुथरे दिमाग में ये पहले बैठना चाहिए कि अभी एक बात है कि 10 करोड़ रुपए सालाना महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे रहा, वो क्यों दे रहा, कितने लोगों को पता है? 10 करोड़ हर साल देता है, इसलिए देता है कि वक्फ बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट ठीक करने के लिए। अब इस्टेब्लिशमेंट क्या आता है? नए ऑफिस बनाओ, नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाओ, डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर्ली रखो, लोगों को सर्विस अच्छी प्रोवाइड करो। लेकिन ये वक्फ बोर्ड ने क्या किया इस टाइम? आपको पता है किसी को? पिछले साल पूरे महाराष्ट्र में ऑफिस बनाए, अच्छा काम किया, हर जिले में ऑफिस बना उसी गवर्नमेंट के फंड से। और इस साल क्या किया? सागा लीगल सेल नाम की एक कंपनी लाकर वक्फ ट्राइब्यूनल में के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 2.5 करोड़ का, जबकि वक्फ बोर्ड के पैनल पे काफी सारे एडवोकेट्स थे। आज वक्फ ट्राइब्यूनल में जितने केसेस चलते उस पार्टी को पता ही नहीं है हमारा वक्फ बोर्ड से वकील कौन है। तो ये जानना हमारा काम है, क्योंकि हम केस किधर हार जाते हैं, क्योंकि वक्फ के बोर्ड की तरफ से जो एडवोकेट रहता है वो हाजिर ही नहीं होता। ये हमारा खुद का तजुर्बा है, हजारों लोग है, क्योंकि आपने उधर क्या नहीं दिया, पता ही नहीं तो क्या नहीं दिया। तो वक्फ बोर्ड का काम क्या होता है? उन्होंने रजिस्टर किया, उन्होंने स्कीम मंजूर की, उसको जब चैलेंज होता तो चैलेंज में हम केस हार जाते, तो वक्फ बोर्ड ने वहां अपना प्रॉपर से नहीं दिया, क्योंकि वो एडवोकेट ही नहीं होता। अभी उल्टा काम किया, नहीं तुम्हारे पास पैसा नहीं है
और तुम बोलते कि इसलिए हमने वो शाखा को दिया, उसको 2.5 करोड़ दिए सालाना। मेरे पास तो एडवांस में 37 लाख का पेमेंट दिया उन्होंने। किसका पैसा है? उम्मत का पैसा है। आपको सवाल करना पड़ेगा उस पर। हम तो करेंगे, लेकिन आप सबको मिलकर सवाल करना पड़ेगा। जब तक हम ये सवाल हमको नहीं करेंगे, जवाब नहीं आएगा। अंधेरे में मीटिंग रखते हैं, अंधेरे में। ये मीटिंग में अंधेरे में रखने के लिए बनेगा। ये महफिल इतना मजमा बोर्ड में जाता, और तुम्हारा काम तुम्हें पता नहीं कब होगा। पार्लियामेंट टीवी भी दिखती, असेंबली टीवी भी दिखती, कारपोरेशन टीवी भी दिखता, लेकिन हमारा वो बोर्ड का अंधेरे में रहता है, कोने में। कोने में क्यों है? एक रेजोल्यूशन आपके सामने नहीं आता है, कौन सा रेजोल्यूशन क्या है, तो हमें वो मांगना पड़ेगा। अगर नहीं देते तो हमें एहतियात करने में रास्ते पे उतरना पड़ेगा, और इनको बताना पड़ेगा कि आप हमारे लिए, हम आपके लिए नहीं। तो ये हमारी मेन बुनियाद अगर किधर फंस गई है, तो वो बोर्ड में फंस गई। ये समझ लीजिए। इनकी गुलामगिरी मत कीजिए, इनकी आजादी मत कीजिए। मैंने परसों उनके भाई को बोल दिया, अगर आपसे नहीं होता इस्तीफा से मेरे को दे दो। जब तुम मस्जिद को नहीं बचा पाए, तो तुम्हारा वो बोर्ड में चेयरमैन से क्या मतलब है? क्यों बात करते हैं यार, यही समझ के। हमारा काम इसलिए नहीं करते कि हम ऑपोजिशन लेते, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया हम इनका काम नहीं करेंगे। हमने कहा तुम नहीं करेंगे तो हमारे पास भी दूसरे रास्ते। आज ये लेटर भेजा उसने 4 महीने के बाद, व्हाट्सएप पे लेटर भेजा डर के मारे। सोलापुर की काली मस्जिद का सिर्फ उनकी गलती है, अकाउंट नंबर गलत डाला उन्होंने, उससे करेक्शन करने के लिए 4 महीने लगा। अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए आज सालों साल लोग जाते ना आते, सालों से। आज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के सामने अपने बैठना है, वो वोट जाना ही है, उसको पकड़ना है। आपको वो वोट हेड ऑफिस जाना नहीं, किसी ने बोला चेयरमैन को मिलो, से वो नहीं मिलना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बोलना चाहिए तेरी ड्यूटी तू पूरी कर। तो यहाँ से मालेगांव से औरंगाबाद जाने के बजाय मालेगांव से नासिक में जाकर उसको पकड़ना, उसका काम है वो। तो ये बुनियादी बातें आपको समझनी चाहिए। अगर हम ये समझेंगे बुनियादी बातें, जब जाकर कुछ हासिल होगा। खान साहब ने जो जिक्र किया, 4 प्रॉपर्टी का आपने काम किया, 4 सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे। हमें एग्जाम्पल बनाना है, हम क्या करें, एग्जाम्पल नहीं बनाते, हम सिर्फ अपना अपना काम करें। एक में को मदद करनी चाहिए, किसी को क्या तकलीफ है, किसी को क्या तकलीफ है, तो उससे रास्ता निकल जाएगा। तो एग्जाम्पल जब तक क्रिएट नहीं करेंगे तो उम्मत हमारे साथ नहीं होगी। और वक्फ का बेनिफिशियरी आज तक कौन है, आप मुझे बताए। वक्फ बोर्ड बनाना, सच्चर कमेटी ने बताया, हमारी हालत खराब होते गई इसलिए हमने बनाया। लेकिन 25 साल में आज वक्फ का बेनिफिशियरी कौन है? हमारे पास कोई डेटा है? कोई मोहल्ले का डेटा है? कोई बच्चों को हमने स्कूल की फी पे की है वो किस तरफ से? कोई बेवा को कुछ दिया? कोई बीमारी को मदद की? तो वक्फ का मतलब क्या है? तो वक्फ का मकसद ही नहीं हम पेश को दे पाए, उसका डेटा ही हमारे पास नहीं, आपस में लगे हुए। और क्या कहेंगे, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। बस बड़े बड़े शान शौकत की बातें कर रहे हैं हम सब, लेकिन हकीकत में ग्राउंड की रियलिटी बहुत अलग है, बहुत ही अलग है। तो हमें मस्जिदों से अपने अपने इलाके में हम ये होना चाहिए कि अपने मोहल्ले में कौन जरूरतमंद है, इसका डेटा चाहिए, ये हमें रखना पड़ेगा। वो नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड का काम है, वो बोर्ड ट्रस्टीज नहीं बना पा रहा, चैरिटी बोर्ड नहीं मंजूर कर रहा, इसमें जब उलझे हुए, स्कीम में नहीं कर पा रहा, उलझे हुए। और प्रॉपर्टी की जो आमदनी है आगे करे खा रहे। कितने लोगों के पास आज वो लीज रूल के हिसाब से किराया आता है, मुझे बताइए कितने लोगों के पास आता है? 10 बाई 10 का दुकान अगर मालेगांव में एक मस्जिद के बाजू में है, कितना किराया है? 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया। आप बताइए क्यों? मस्जिद की मिल्कियत, मस्जिद को डोनेशन 10 लाख दूंगा, लेकिन किराया 9 रुपए। ये सोच से बाहर निकलो। जब सोच बदलोगे तो ही कामयाब होगे। सोच नहीं बदल रही हमारी।
ऐसे कितनी मिल्कियत है। फिर इसके बाद इंक्रोचमेंट के लिए वो कोर्ट क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। सेक्शन 52 ये कितना इस्तेमाल किया वकील साहब रहेंगे, कितने केसेस है सेक्शन 52 में, केसेस हो जाते हैं 54 की केसेस कितने कर जाते हैं, कोई 500 रुपए दो ऊपर से एक एक्यूज के लिए 500 रुपए, पैसे कैसे आएंगे, सिर्फ पैसा दो, देने वाले कुछ नहीं, फिर पैसा मांगते हैं ना, सर्विस दोगे तो पैसा देंगे, ये एजेंडा पास करवा ताकि उनके साथ कल ठिकाने आ जाएंगे। आज ये होना चाहिए कि जब सर्विस नहीं है तो पैसा नहीं है, फंड भी नहीं है, और आपको नहीं रोक सकते कोई, कानून आपका हक है। अगर आप कोई चीज को पेड कर रहे हैं तो उसका रिटर्न तुम्हें मिलना चाहिए, अगर वो रिटर्न नहीं मिलता तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो बहरहाल वह पोटेंशियल है बहुत बड़ा, उम्मत के लिए, देश के लिए इतना बड़ा पोटेंशियल है वो, और आज के तारीख में पूरा वेकेंट है, आपको काम करने की इतनी स्पेस है उसमें, अनलिमिटेड है, सिर्फ शुरुआत करने की जरूरत है, हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें। अब देखो 36 के अंदर बहुत बढ़िया आसिफ साहब ने ये हैंडबिल बनाया है, इतना बढ़िया बनाया है कि इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपरली बनाना। सिर्फ इसमें ये होना चाहिए कि सेक्शन 36 में रजिस्ट्रेशन जब जाते हैं तो हमें उनको सवाल करना चाहिए क्या टाइम लिमिट में तुम करके दोगे, ये आपका सबका सवाल होना चाहिए, क्या टाइम लिमिट में तुम करेंगे, ये उनको कंडीशन डालना पड़ेगा हमें। दूसरी बात है ऑडिट, ऑडिट का मामला जो अभी क्लियर करता हूं मैं आपको। 2002 के बाद वो बोर्ड भी चला गया, उसके पहले चैरिटी कमीशन था, तो चैरिटी कमीशन 2004 से आज तक का ऑडिट देने का ट्रस्टी चलेगा, अल्लाह को प्यारे हुए, ऑडिट कौन देगा? तो मौजूदा जो नए ट्रस्टी बनते उन्होंने कहा चला, उसमें भी 2024 तक 7% से ऑडिट देते, बहुत देर हो गया ना, 2024 तक 7% और 2025 से 5%, और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र पहले 2% था, ओनली मराठवाड़ा 5% था। तो ये मनमानी जो चल रही, आपसे पैसा छीनने का जो काम कर रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा। एक कानून एक जैसा होना चाहिए, और जो मिल्कियत वक्फ फंड हम जब देंगे, इनक्रोच हो चुकी है, लोग उससे हटा नहीं रहे, गवर्नमेंट बोर्ड उसको एक्शन नहीं ले रहा, और हमें बोलता वक्फ फंड दो, जो बैठे हैं उधर गैर कानूनी तौर पे, उनके ऊपर तुम वहां से किराया बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। तो हमें ये काम करना पड़ेगा कि आप वह फंड हम देने जब रेडी कब हो जाएंगे कि हमारी आमदनी बढ़ेगी, तब चंदे के पैसे पे भी वो फंड सुना है कभी? कोई भी इदारे में नहीं है, चंदे के पैसे पे वो फंड, आप चंदा देते हो जुम्मा का, उस चंदे के पैसे पे वो फंड देना पड़ रहा, अफसोस है, शर्म की बात है, और आप खामोश दे रहे। इसको बोलना, वो आ रहा उस पे जा रहा, वो फंड पे जा रहा। तो ये वो फंड चंदे पे लेते हो, क्यों? हमारे पास फंड नहीं है, जाओ घरों, चले जाओ, वरना घर पे मत बैठी हो, साफ लफ्जों में हमें कहना मुझे, निकालो हकालो इनको। 5 स्टार होटल में तो मीटिंग नहीं है, वो पैसा कहां से आएगा? लोगों को परेशान करके पैसा दोगे, वो पैसा कहां से आएगा? कितने लोगों ने पैसा दिया मुझे पता है, सब लोगों ने पैसा दिया, थोड़ा थोड़ा किसी ने उसको, कोई नाम हाँ नहीं बोलेगा, लेकिन दिया पक्का। हम लोग सिर्फ 1 रुपए किसको नहीं दिया, सर चारों ट्रस्ट मंजूर करके लाए, चारों स्कीम मंजूर कराई, 1 रुपए किसको नहीं दिया, उनकी जान गायब है। आखिर में हमने मोर्चा निकाला वो कोर्ट के ऊपर जब हो गया, तो आपको भी वो करना पड़ेगा। अभी सब ये वक्फ फंड,
स्कीम के पैसे, चेंज ओवर के पैसे, 36 के, उसके ऊपर जीएसटी। चैरिटी कमीशन नहीं किया, नहीं, तो लूट रहे हमें, हमारे से लोग लूट रहे। जीएसटी का क्या मीनिंग, क्या जीएसटी का? तो अभी क्या किया, सिर्फ जीएसटी कैंसिल किया, रेवेन्यू टैक्स के लिए जीएसटी का नहीं रहा। तो हम खामोश नहीं करके वो कुछ भी करते हैं यार, आप खामोश है, कल गर्दन छुरी फिराएंगे बीच में, हम खामोश बने नहीं। उठो जागो, उठोगे जागोगे पूछोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये बहुत सादा लगी है, लेकिन स्कीम के लिए सबसे पहले स्कीम की जो हेयरिंग होती है, हेयरिंग जो मामला चल रहा है हेयरिंग का, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर की बॉडी हो गई, बस एक ही बात, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो बैठे हैं हेयरिंग को, उनको पता ही नहीं है क्या एक्ट है क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन वर्क करने में पहली बॉडी महाराष्ट्र की रहेगी जो आज की तारीख में हर वर्क को नॉन वर्क करते बैठेंगे। तो उसको टाइम लिमिट किधर है? दो इंसान वो हेयरिंग को जा जाके परेशान होता है। तो इसी पे हमें सवाल करना पड़ेगा, इसी पे उनको पूछना पड़ेगा, अगर आपसे नहीं होता कुर्सी छोड़ो, सीधा आवाज करो, कुर्सी छोड़ो। तो वही कुछ चंद बातें हैं, और आपको कोई भी इन बातें नहीं चाहिए तो अभी इस वर्क प्रॉपर्टी में हमें डेवलपमेंट पे ख्याल देना चाहिए। वर्क प्रॉपर्टी मिल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ इदारे बनते जाने चाहिए, उसके पे ख्याल रखना। क्योंकि इदारे जब तक नहीं बनेंगे, हमारा एजुकेशन पे जब तक फोकस नहीं होगा, हमारा हेल्थ पे फोकस नहीं होगा, जब तक हमारे दीन के बारे में बच्चों को घरों में पता नहीं चलेगा, उसके लिए इदारे की जरूरत है। तो ये वर्क के जरिए, वर्क की मिल्कियत के जरिए हमें आपको डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ मस्जिद है, चल रही, 5 टाइम की नमाज हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी काम नहीं होना चाहिए। जब तक हम अपने मस्जिदों से ये काम शुरू नहीं करेंगे, और ये मस्जिद से काम आसानी से शुरू हो जाएगा। क्यों मुश्किल बात ये है आज की तारीख में, इमाम और मुअज्जिन को तनख्वाह कितनी दे रहे, जबकि कानून क्या कहता है, 93 का जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, वक्फ बोर्ड ने तनख्वाह देना है। कितने मालेगांव में वो मस्जिदों को तनख्वाह आती कुछ क्यों नहीं आती? कभी आपने उस पर गौर किया? हमने फॉर्मेट बनाया है पूरा, हर ने भरना है, वक्फ बोर्ड को देना है। तुम हमारे से वक्फ फंड लेते हो तो तुम्हारा काम है, वो तो नहीं काम। क्यों? अगर वो 15-10 हजार देते तो मस्जिद 15 देगी, तो उस इमाम मुअज्जिन की फैमिली चलेगी। वो इमाम मुअज्जिन नमाज खत्म होती सबसे पहले बाहर जाता। क्यों? तनख्वाह में उसका गुजारा नहीं होता, बच्चे रहते, सब रहते, वो पहले कुछ दूसरे काम के लिए जाता, तो वो दीन की तालीम अपने मोहल्ले में क्या देगा? तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी जो जरूरतें हैं पूरे करने का काम किसका है? तो हमारे ट्रस्टीदार हुकूमत का। तो हमारे उलमा भी फिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ वो बोर्ड के पीछे लगेंगे, तो वो बोर्ड से ये हमें मांगना पड़ेगा। तुम्हारे हक मांग रहे हैं, हम कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे। रही बात है अभी अपना जो वक्फ बोर्ड है किसके अंडर है? माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसके अंडर है। आपको वहां पहुंचना पड़ेगा, आपकी कोई नहीं सुनता ना, वहां सेक्रेटरी को मिलना पड़ेगा, मिनिस्टर के लिखो। जब तक लिखेंगे नहीं जवाब नहीं मिलेगा। लिखना शुरू करो, जवाब उनके बाप को देना, जितना लिखेंगे उतना आपको जवाब मिलेगा। तो ये जो बैठे हैं उधर मिनिस्ट्री में, उनको भी पता नहीं हमारा वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबर क्या कर रहे हैं। तो वो बात भी हमें उनके तक पहुंचाना पड़ेगी। अगर वो नहीं सुनते तो सेंट्रल काउंसिल को लिखना है, वो नहीं सुनते तो पीएमओ को लिखना है। आप इस सिलसिले को जारी रखो तो आपको इसका बेनिफिट भी हो जाएगा। तो आज की तारीख में मैं इतना ही बताऊंगा आखिर में सभी महफिल को, आप इधर उधर की बातें छोड़ दो,
वक्फ बोर्ड के कामकाज पे फोकस करो, वहां बैठे हुए करप्ट लोगों को हटाने का काम करो। उनके अगर जब तक आप ये नहीं करेंगे, आज हमारे पास एक एग्जांपल है, अभी नजर गई उनके ऊपर मेरी, जिंदा रहते इंसान को वहां ने मौत से डिक्लेयर कर रहे हैं सिराज भाई। ये वक्फ बोर्ड का काम है। एक ट्रस्ट के चेशन मस्जिद गुना के ट्रस्टी है, सेक्रेटरी है, सब कुछ वो आज भी हैंडल करते हैं। वक्फ बोर्ड ने उनको डेड करके डिक्लेयर कर दिया है और केस चल रही है 4 साल से। तो सामने खड़ा इंसान कुत्ते टेढ़े हेयरिंग में, तो हालात यहां तक पहुंचे। तो ये सब छोड़ो, मतलब किधर क्या चल रहा, किधर क्या चल रहा, अपने इदारे पे, अपने डॉक्यूमेंट पे, अपने काम पे फोकस रखो, सब इकट्ठा हो जाओ। जिसको जरूरत पड़ती है एक मिनट साथ मिलके वक्फ बोर्ड पे धावा बोल दो। जिस दिन धावा तुम बोलोगे तुम कामयाब होगे, सब वक्फ बोर्ड परेशान हो जाए, सीधा हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बात करने का मौका दिया, और हम ग्राउंड की रियलिटी को समझ के बात करते हैं। टीवी डिबेट में भी हमने बात किया, यही मुद्दे पे बात किया। हम अपने विजन को, अपने सच्चाई को सामने रख के कोई भी माइक लगा है तो हम इधर उधर नहीं होते। मेरे लिए बहुत सारी अभी कोशिश चल रही है, इनको पकड़ो, इनको जेल में डालो, हम तैयार है जाने के लिए। मैं सबके सामने बताता हूँ, जो भी वो बोर्ड के मेंबर है और जो चेयरमैन आज जो चाहता है कि सलीम मुल्ला को कैसा तो रोको। अगर सलीम मुल्ला ने एक बार भी गलती किया तो तुम रोक सकते हो, वरना उनके पास कोई मौका ही नहीं। तो हम आपसे उम्मीद यही रखते हैं कि आप लोग एक एहतियात कीजिए, अपने अपने मोहल्ले से एक मस्जिदों के ट्रस्टी से मीटिंग ले, अपने मसले अपने मस्जिदों से हल करो। ना वक्फ बोर्ड में जाओ, ना ट्राइब्यूनल में जाओ, आपके लिए कोई नहीं बैठा है। जो भी अपनी अनबन है उधर खत्म करो, एक दिल से वक्फ बोर्ड में जाके चेंज बोर्ड डालो। नो ऑब्जेक्शन सैंक्शन स्कीम, नो ऑब्जेक्शन सैंक्शन। हमारे मसले हम हल करेंगे, बराबर। ना अदालत की जरूरत है, ना हमें वक्फ बोर्ड की जरूरत है। और आज के तारीख में मैं बताता हूँ, एटीकेटी से एक रिपोर्ट है, आपको पता है नहीं पता, एटीकेटी एक कमीशन बना था वक्फ बोर्ड के ऊपर। वक्फ बोर्ड क्या काम कर रहा है, कितना गलत काम किया। उसके बाद भोगी कमेटी का एक रिपोर्ट बना। हमें गवर्नमेंट को प्रेशर डालना पड़ेगा एटीकेटी से के रिपोर्ट को एक्शन में लो, और जितने पुराने नए वक्फ बोर्ड के मेंबर है उन पे एक्शन लो। जब तक ये हम नहीं करेंगे ये चलता रहेगा। अपने पास कानून से चलने का आसान रास्ता इतना अच्छा है, सिर्फ हमें कानून में चलने की आदत नहीं चाहिए, किसी की मत सुनो। और एक बात, जितने आज की तारीख में कारपोरेशन नोटिस से आपकी मस्जिद लिख रहे चल रहा ना, माहौल पूरे महाराष्ट्र में, चिखली में हुआ, कोल्हापुर में हुआ, पुणे में हुआ। अभी क्या कर रहे हैं, कुछ लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं, कुछ लोग सिविल कोर्ट को जा रहे हैं। अरे भाई नहीं है, आपके लिए वक्फ ट्राइब्यूनल बना हुआ है स्पेशल। वक्फ ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है, आपको वहां इंसाफ देने के लिए बैठे रहे हो। तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, उनको गुमराह करके ट्राइब्यूनल के जाने के बजाय चले जाते किधर, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट। आपको मैं याद दिलाता हूँ, पुणे के 2 मस्जिद को मैंने स्टे लेके आया, कोल्हापुर के 1 मस्जिद को स्टे लेके आया, पिंपरी चिंचवड के 5 मस्जिदों का हमने डिमोलिशन का स्टे लेके आया, नो डिमोलिशन करके। तो आपको ये रास्ता अपनाना चाहिए। तो आपको यही हमें बताना है कि रास्ते बताइए, हम चलना काम आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरे से कोई गुस्ताखी हो गई तो माफ कर देना। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।